ठीक है। सो एक्चुअली हम लोग कोड जो है डिबग कैसे करते हैं, लाइक हमारा अगर एरर आ गया तो जनरली हम लोग करते क्या है, लाइक हमें एरर को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि बार बार हमें कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। सपोज हमारा कोई एरर आया, कंसोल में एरर मिल जाएगा, बट कोड को फाइंड आउट कैसे करेंगे जब हमारा कोड बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिबगिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे में मॉड्यूल है, मॉड्यूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मॉड्यूल नहीं जाऊंगा। जस्ट 1 सेकेंड। जेसन भी हम लोग पढ़ चुके थे। जेसन जस्ट ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं वही है। ओके, सो डिबगिंग करते हैं क्या है, तो जनरली हम लोग अभी तक डिबगिंग कर रहे थे कोड को, कैसे कर रहे थे, ब्राउजर के हेल्प से। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम लोग मल्टीपल भी हमारे पास है, उसको हम यूज कर सकते हैं। सो डिबगिंग होता क्या है, एरर कैन बी हैपन एवरी टाइम यू राइट समथिंग न्यू कंप्यूटर कोड। जब भी हम लोग कुछ भी कोड लिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एरर आना पॉसिबल जरूर है वहां पर। तो एरर अगर आता है तो हम उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या है, जावास्क्रिप्ट डिबगर पे चलते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बनती है। सो पहला ऑप्शन क्या है, console.log। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे हमें चेक करना है, सपोज एक हम लोग कोड लिखते हैं नॉर्मल सा, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल 4 डे 9। ओके, उस टाइम किसने, ओम ने, ओम ने बोला कि प्रोजेक्ट हमें करना है। जिस दिन हम लोग प्रोजेक्ट का डिस्कशन किए उसके बाद से ओम कभी क्लास में दिखा ही नहीं। सीन यहाँ है, अगले को दूसरे का टाइम का वैल्यू ही नहीं मालूम है। अब भाई पास आउट हो गए हो, अब समझ में आएगा टाइम का वैल्यू होता क्या है। कितना स्लो क्यों लोड हो रहा है, ओके अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है। नॉइज इधर से नहीं जा रहा है ना आप लोग तरफ? नहीं सर। सो जनरली हम लोग करते क्या है, हम लोग जनरली console.log हम लोग यूज मतलब स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, बट हम लोग सिर्फ console.log से ये समझते हैं कि हमें आउटपुट को शो कराने में हम वो हेल्प कर रहा है। वो ठीक है कि आउटपुट हमें हेल्प हो रहा है, बट उसके बदले में कुछ और भी काम है जो वो करता है। तो मान लीजिए कि हमने कोई फॉर लूप लिखा, एक्चुअली अभी स्टार्ट ही हुआ है बीएस कोड लग रहा है, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई सपोज छोड़िए, रिकर्जन का प्रोग्राम याद है कि नहीं को, रिकर्जन का हाँ सर। बोलिए, RECUR। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तो पहले फंक्शन कॉल कर लेते हैं, करेक्ट। फंक्शन कॉल कर दिए, इसके अंदर दो चीज पास कर देते हैं, स्टार्ट कॉमा एंड। फाइन, सॉरी यहाँ से वैल्यू पास करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पास करते हैं 1, 10, दो वैल्यू पास कर दिए।
अब इसके अंदर जाते हैं और स्टार्ट कॉमा इन ले आए। इसके बाद बताइए क्या करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल को लगाकर चेक कर लेते हैं। सो कंसोल में हम लोग चेक करते हैं कि स्टार्ट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमारा नॉर्मल है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारा क्या हो रहा है, वो डेटा जस्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। आपको 1,10 दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, ये रिकर्जन के अंदर लाना है। तो रिकर्जन में एक ही सीन है कि जो फंक्शन नीचे कॉल हुआ है वो फंक्शन इसके अंदर भी कॉल होगा। जो फंक्शन हमने नीचे पास किया सेम फंक्शन हमें नीचे पास करना है। CURSION रिकर्जन P, रिकर्जन P, रिकर्जन P। ओके, सो ये क्या हुआ, फंक्शन आपका कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होते ही आपको यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम कॉल स्टैक रिच्ड। क्यों, क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे सीन है एक्चुअली, यहाँ पे ये हुआ कि जब हमने इस फंक्शन को कॉल करवाया, ठीक है, फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल में गया और नीचे में इस फंक्शन कॉल को फिर से रिपीट करते गया। मीन्स आपने एक बार इंजन स्टार्ट किससे किया, लाइन नंबर 6 से। लाइन नंबर 6 ने क्या किया, इंजन को ड्राइव कर दिया, और जब ड्राइव हो गया तो फंक्शन को अब क्या करना, ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट होगा कैसे, कोई अंदर भी होना चाहिए जो उसको बार बार कॉल करे। तो अब क्या हो रहा है, लाइन नंबर 2 ये क्या कर रहा है, बार बार जब अंदर आप एंट्री किए आप इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, उस फंक्शन को कॉल करते जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये प्रिंट नहीं करेगा, बट यहाँ से वो फंक्शन को कॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे स्टॉप करना है या कंडीशन चेक करना है, तो क्या होगा, तो स्टार्ट कॉमा एंड को ले आए, फाइन। और इसके बाद यहाँ पे भी तो हमें चाहिए ना, क्योंकि ये स्टार्ट कॉमा एंड के पास क्या है, वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं, करेक्ट। सो आर्ग्यूमेंट ले लिए, ठीक है। अभी मैं सेव नहीं करूंगा, नहीं तो ये ब्रेक करेगा कोड, मतलब ब्लॉकेज आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉल स्टैक आ जाएगा इसलिए। सो ये मैक्सिमम कॉल स्टैक क्यों आया, किन्हीं को पता है इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं को पता, कोई आइडिया नहीं। देखिए अगर आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो बताइए नहीं, तो बस हम ये समझ जाएंगे कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम कॉल स्टैक तभी आएगा जब आप कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है, और उसे सपोज दैट हमारे पास लोकल, कभी कभी आप देखते होंगे आपके अपना सिस्टम में कि जब बहुत सारा एप्लीकेशन ओपन कर दीजिए, आपने ऑफिस भी ओपन कर दिया, VLC भी ओपन कर दिया, मीडिया प्लेयर आप ओपन कर दिए, ब्राउजर ओपन कर दिए, सब कुछ अपना ओपन कर दिए, और आपके सिस्टम में रैम क्या है, 2 GB रैम है, मेमोरी भी आपका मान लीजिए कि जस्ट 8 GB इंटरनल मेमोरी बचा हुआ है, सारा फुल है। तो क्या होगा ना कि आपको दिखाएगा कि आपका सिस्टम जो है ना आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है। कुछ कभी ऐसा पॉपअप आया है क्या, या जनरली हमें ये आता है जब आप कुछ हाई हेवी एप्लीकेशन ओपन कर दीजिए तब। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपके एप्लीकेशन को रन होने में जितना रिक्वायरमेंट थी मेमोरी की, वो सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो वही सीन यहाँ पर है, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे क्या है, इसके पास कोई बाउंड्री पॉइंट है ही नहीं कि जहां पर वो स्टॉप हो। तो इस कारण से क्या हुआ, इसने एग्जीक्यूट किया और कुछ देर के बाद मैक्सिमम कॉल स्टैक आ गया, मतलब अब उससे आगे वो जा ही नहीं सकता है, उसका साइज फिनिश हो गया जितना तक उसके पास लिमिट था साइज का। तो इस केस में मैक्सिमम कॉल स्टैक आता है। आपको जनरली ये सब एरर जो है देखने को मिलेगा, देखने को जब आप कुछ हेवी एप्लीकेशन को आप रन कर रहे हैं और कोई कोड ही लिख रहे हैं, तो वैसे केस में। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोग्राम को यहाँ से रिकॉल करवा लिया, लेकिन अब रिकॉल का मतलब ये है कि ये रिकॉल तो कर देगा, लेकिन ये कंसोल डॉट लॉग कितना बार चलाना है, तो श्योर है कि हमें कहीं ना कहीं स्टॉपेज चाहिए। तो क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन हो गया। इफ कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कंडीशन वेरीफाई करवाना है क्या, जो इंड नंबर है एंड जो स्टार्ट है। तो हम चलते हैं स्टार्ट एंड इंड पे ले लेते हैं, करेक्ट। तो क्या करेंगे, स्टार्ट क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा रहेगा,
ठीक है। तो अभी क्या कंडीशन बन रहा है, स्टार्ट 1 है, इंड 10 है, कंडीशन क्या है, करेक्ट है। कुछ देर होते होते 10 पहुंच गया, 10 लेस देन 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ ये लूप से बाहर आ गया। मतलब हमारा क्या क्या स्टेप अभी हो गया, हमने लूप को एग्जीक्यूट करवा लिया, कंडीशन को रोक लिया, इंक्रीमेंट का जरूरत भी है क्या, हम लोग ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखते हैं चेक करके क्या होता है। क्या हुआ, अब आपका स्टॉपेज नहीं हो रहा है और बार बार वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 1 एंड 10। नहीं, उसके कारण नहीं हुआ है, ये 1 और 10 जो बार बार प्रिंट हो रहा है ये क्यों हुआ, इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए, चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं सिर्फ स्टार्ट को रखता हूँ, बट स्टार्ट भी नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डालना है कि हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होना है। मतलब आप जो भी कहिए, लाइक स्टार्ट 0 1 2 3 जो भी हो रहा है ना, वो चाहिए मुझे। तो हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। मतलब यहाँ क्या करते हैं, हम स्टार्ट को प्लस प्लस कर देते हैं। So, अब क्या होगा, अब आपका वैल्यू इंक्रीज हो गया। और चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। ये प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो इसे तो स्टॉप, क्या चाहिए, इसको बंद करता हूँ तब जाकर वो रन कर पाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, नहीं ओपन हुआ क्या, ओपन हो रहा है। क्या दिया, स्टार्ट, ओ मैंने स्टार लिख दिया, कहाँ पर है, हाँ ठीक है। आपका 9 तक गया, 9 के बाद क्या आ गया, मैक्सिमम कॉल स्टैक, मतलब कहीं पे हमारा क्या है, फिर एरर आया। क्या इशू दिया, स्टार्ट हमने क्या किया, प्लस करवा दिया, फाइन। रिकर्जन हमने कर दिया, 1 से 10 तक गया, कंडीशन हमने चेक कर लिया। तो कंडीशन की वजह से है ना, तो बाहर है इसलिए लेस देन हो रहा है, उसको इसीलिए 9 को स्टॉप हुआ है। इसको बोल रहे हैं बाहर रखने के लिए, इफ नहीं रिकर्जन को ये इसके अंदर, रिकर्जन, ओके ओके हाँ करेक्ट, रिकर्जन को, और इंक्रीमेंट भी उसी के अंदर सर, इफ के अंदर हाँ, होगा, नहीं तो बार बार कॉल होगा। इसको भी डालिए, अब देखते हैं चेक करके। तो अब हमारा प्रॉपर है, मतलब अब क्या हुआ, इफ कंडीशन वेरीफाई हुआ, उसके अंदर ही ये सारा प्रोसेस को कर लिया, तब जाकर ये बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमें 10 तक नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने लेस देन कंडीशन वेरीफाई करवाया, हमने इक्वल टू नहीं किया। इससे क्या हो गया, हमने दो चीज सीख लिया, एक तो रिकर्जन का प्रोग्राम भी समझ गया, इंक्रीमेंट भी देख लिया, इफ कंडीशन भी हो गया, एंड प्लस जो डिबगिंग करना है वो। डिबगिंग अब करने का मतलब क्या है, सपोज दैट यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, मान लीजिए रिकर्जन का प्रोग्राम ही हम लोग कॉल कर रहे हैं, सपोज दैट ये कॉल हम लोग अंदर नहीं कर पाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमारा आउटपुट कितना है, 1। ऑब्वियस सी बात है, हमें ये चेक करना होगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिबग करेंगे कोड को। डिबगिंग के लिए एक ऑप्शन क्या है, कंसोल। आपको जहां पे डिबग करना है आप कंसोल लगाइए, ठीक है। तो एक कंडीशन ये है, तो फिर हम कंसोल के हिसाब से समझ सकते हैं कि हमारा क्या इशू है। तो ये हम लोग क्या समझे कंसोल के बारे में। अभी हम लोग दूसरा डिबगिंग को देखते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको लाइक यहाँ पे ही हम लोग लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल डॉट लॉग आपको आउटपुट प्रिंट करने में हेल्प करता है, बट कंसोल डॉट लॉग जहां भी आपको है ना वहां लिख सकते हैं। एक चीज क्या कर सकते हैं कंसोल में जो बताता हूँ, मान लीजिए हम लोग कोड डिबग करना है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट के नीचे मुझे चेक करना है, फिर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रहा है, फिर मुझे बाहर में चेक करना है कि क्या वैल्यू है, मुझे फिर बाहर में जाकर चेक करना है कौन सा वैल्यू एरर देगा। सबसे बाहर है वो वाला, लाइन नंबर 12 एरर देगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास स्टार्ट जो है वहां पे वेरिएबल है ही नहीं डिफाइन किया हुआ।
देखते हैं, एरर दे दिया। लाइन नंबर चेक कीजिए, लाइन नंबर 12 दिख रहा है, तो ये रहा। तो इससे क्या हुआ, एरर को हम लोग, ठीक है ये एरर आ गया, चलिए हटाइए इसको। अब देखिए अब क्या हुआ, आपको हर एक जितना भी है वैल्यू आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पर का क्या वैल्यू है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम कुछ समझने के लिए हम लोग कुछ लगा दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बाइंड कर लिया, ठीक है, ये कब है, रिकर्जन कॉल के बाद है। तो ये काम करते हैं, इंटरनल रिकर्जन कॉल, ठीक है, आफ्टर इंटरनल रिकर्जन कॉल, ये कंडीशन हो गया। तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये वैल्यू कितना दे रहा है। अब आपको इजीली समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, पहले 11 तक आपका ये कॉल नहीं हुआ है, 1 से लेके 11 तक कॉल नहीं हुआ, 11 के बाद ये कॉल हो रहा है। आफ्टर रिकर्जन कॉल 11, आफ्टर रिकर्जन कॉल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसा क्यों हो रहा है, बट जो भी हो, ठीक है। फिर ये हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके पहले चेक कीजिए, तो स्टार्ट के, अब हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं स्टार्ट प्लस प्लस के बाद, आफ्टर INCE, आफ्टर इंक्रीमेंट। देखते हैं कहाँ से आया। सो 1 प्रिंट हो गया, फर्स्ट वाला वैल्यू हमारा प्रिंट हुआ क्योंकि कंसोल हमने यहाँ रखा था। फिर स्टार्ट प्लस के बाद एक कंसोल है, मतलब पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट होने के बाद जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है स्टार्ट प्लस प्लस है, मतलब वैल्यू बढ़ गया, स्टार्ट प्लस प्लस आ गया। उसके बाद इंक्रीमेंट कर लिया, फिर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट किया, फिर मतलब ये सारा इस टाइप से क्या हो रहा है हमें दिख रहा है। और अब जब आपका 11 तक इंक्रीमेंट हो गया, इसके बाद वैल्यू का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, दिख रहा है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये डिक्रीमेंट किया। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंप्लीट कोड का क्या प्रोसेस है वो हम डिबग करके कोड को समझ सकते हैं। सो ये एक चीज हुआ। अब जाइए, सो कंसोल के हेल्प से, लेकिन कंसोल में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए इतना सारा हमें देखना था, अब आप हर एक जगह कंसोल लगा रहे हैं, ये सही नहीं लग रहा है ना। आपका कोड जो है फालतू का 2 लाइन का कोड यहाँ पे है, ये कितना लाइन का बन गया। अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखें हम, तो यहाँ तक का कोड तो हमारे पास काम का थे, तो ये टोटल 9 लाइन का कोड बन गया। अब इसको रिमूव कीजिए, अगर रियल में तो कोड यही है हमारा, करेक्ट। अब चेक करते हैं, प्रॉपर कोड भी वर्क कर रहा है और प्लस कोडिंग क्या है, कोडिंग भी हमारा शॉर्ट हो गया, गिन के 4 लाइन का कोड है। तो कंसोल जो है हर एक जगह सुटेबल नहीं होता है। हाँ चेक करने के लिए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट वो थोड़ा टीडियस टाइप का, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट भी प्रिंट करते हैं प्लस डिबगर भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग ब्रेक पॉइंट। सो अब क्या है ब्रेक पॉइंट सेट करने का, एक VS कोड में भी आपको डिबगर होता है, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट सेट कैसे करते हैं, चलिए पहले इस पे करेंगे हम लोग, उसके बाद इस पे आएंगे। तो पहले क्या करते हैं, जाते हैं सोर्स में, सोर्स में जाने के बाद आप पहले फाइल को सर्च कीजिए कि आपका फाइल कहाँ पे है। तो हमारे पास मान लीजिए JS का फाइल है, JS का किसी भी आप कोई भी वेबसाइट का फाइल को आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि हम लोग मान लीजिए W3 स्कूलिंग कर रहे हैं, या सपोज हम अपना वेबसाइट ही देख लेते हैं, उसमें लेकिन कुछ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का हाँ बटन में है। देखिए ये तो जो अभी हम लोग कर रहे थे, ये क्या है, ये वेबसाइट हमारे पास लोकल में है, करेक्ट। लेकिन जब वही चीज अगर आपका सर्वर पे डिप्लॉय है, ठीक है, तब उसको कैसे करते हैं, तो करने का सेम तरीका है। क्या करेंगे, सोर्स में जाएंगे और सोर्स में से सारा फाइल है, सारा फाइल से आपको JS का फाइल को फाइंड आउट करना होगा। सो JS यहाँ रहा, बहुत बार ये डायरेक्ट दिखेगा नहीं फाइल, ये ध्यान रहे।
तो JS फाइल यहाँ है, बट श्योर नहीं है कि JS का फाइल है उसी में ये फॉर्म जो हमारे पास है, ये जो फॉर्म है इसका डेटा JS में है या नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। वेट, नहीं JS में कोई कोड नहीं है, तो शायद ये HTML में ही है क्या। अब देखिए, अब इसके अंदर कहाँ पर है HTML, CSS है, इमेज है, JS है, प्लगइन्स है। प्लगइन्स के अंदर क्या है, HTML तो नहीं दिख रहा है। इंडेक्स में है क्या HTML, हाँ इंडेक्स, चेक कीजिए इसमें है क्या, तो स्क्रिप्ट, सॉरी कहाँ सर्च हो रहा है, इनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शो ID, हाँ स्क्रिप्ट का तो कुछ कोड है यहाँ पर, स्क्रिप्ट का यहाँ भी है, स्क्रिप्ट यहाँ भी है, नहीं ये नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट फुल ईयर, ओके। ये जो क्या नीचे में पढ़ा जो, है? क्या क्या, कौन है, कौन बोले, नेहा सर। हाँ नहीं हाँ बोलिए, बहुत देर बाद दिखे, हम आप ही को इंतजार में थे कल से। हमें भी रील बनाने को सीखना है, कैसे बनाते हैं रील, नेहा थोड़ा बताइएगा ना। वो भी सर मेन ब्लॉग को। यहाँ बुरा मत मानिएगा, सच बता रहा हूँ, एक्चुअली मुझे नहीं आता इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो कहाँ गया कोड, ये इसका दिख ही नहीं रहा है हमको, अच्छा यहाँ पे शायद होगा क्या, ये क्वेरी में कोड लिखा हुआ है पूरा, ठीक है एक सेकेंड, इसमें एक जगह कोड था, कौन है, स्टेशन पे जा रही हूँ, स्टेशन पे क्या कर रहे हैं नेहा, TT ज्वाइन कर लिए हैं क्या, यहाँ देखिएगा तो टिकट विकट इंतजाम होगा तो बताइएगा तो। सर वो किस क्लास में बोल रही है सर? क्या चीज, चलिए इसको हटाइए, लेकिन हाँ क्या हेलो, होगा जब रियल टाइम, हाँ हेलो, वो वेब डेवलपमेंट के क्लास में बोल रही है सर। वो कहीं भी रहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग को, कहीं भी रियल टाइम जब वेबसाइट हो ना, उसको पहले फाइल को हमें फाइंड आउट करना होगा। जनरली क्या होगा ना, वो फाइल ये इतना सारा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको फाइल को फाइंड आउट करना होगा कि किसके अंदर है, ठीक है। तो जनरली जो डोमेन के अंदर रहेगा, बट हो सकता है कि वो उसके अंदर ना भी हो, कोई श्योर नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, सारा फाइल आपको डोमेन मीन्स जो भी डोमेन है वेबसाइट का, उसमें ही फोल्डर बनकर वहां पर अवेलेबल है। अब ये क्या करेंगे, जहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगाना है वहां लगा के फिर उसको हम प्रोसीड कर लें, जैसे कंसोल करते हैं ना सेम स्टेप। तो ब्रेक पॉइंट लगाते कैसे हैं, तो पहले चलते हैं इस पे, पर अपना जो हमारा लोकल है उस पे ब्रेक पॉइंट। सो करना क्या है, ब्रेक पॉइंट वहीं लगाइए जहां पे आपको चेक करना है कि हाँ यहाँ पे फंक्शनलिटी क्या है की। तो सपोज दैट यहाँ फंक्शन है, यहाँ पे कोई कोड है ही नहीं, एग्जीक्यूशन टाइप का कोई कोड नहीं है, इसीलिए आप अगर लाइन नंबर 1 पे ब्रेक पॉइंट लगाइएगा ना, तो वो लाइन नंबर 2 पे आ जाएगा या 3 पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप देखिए लगाइए क्या हुआ, मैंने 1 पे लगाया बट ये 2 पे आ गया। 2 पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन चेक होने वाला है, करेक्ट, इसीलिए। तो ब्रेक पॉइंट वहां लगता है जहां पे हमें चेक करना है कि वहां वैल्यू क्या आने वाला है। तो हमने क्या किया, लाइन नंबर 2 पे लगा दिया। जनरली हम लोग जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो क्या करते हैं, सारा पे लगा देते हैं, जहां जहां लग रहा है सब पे लगाते चले जाइए, फ्री का है लगा दिए सब जगह। बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जहां जहां जरूरत है, जहां आपको लग रहा है कि हाँ हमें कोड को वहां रोकना है। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपको कोड को वहां स्टॉप कीजिए, ब्रेक करवाना है कोड को, आप वहां पे देखिएगा कि क्या उसका आउटपुट आया, इसीलिए ब्रेक पॉइंट लगता है। सो हमें क्या करना है, मान के चलते हैं कि इफ कंडीशन चेक करना है, ठीक है, स्टार्ट प्लस प्लस हुआ, ठीक है, हमें चेक करना है स्टार्ट प्लस प्लस क्या हुआ। कंसोल पे हमें नहीं करना है कुछ, ठीक है, मैंने कंसोल हटा लिया। अब हमें ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद कोड को रन करवाना है, तो क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट स्टार्ट करने के लिए
जाकर कोड को रन करा लीजिए, मीन्स पेज को रिलोड कर दीजिए। बट हाँ, ब्रेक पॉइंट किस कोड पे लगा हुआ है उसके अनुसार कोड को हम करेंगे। सपोज दैट ये ब्रेक पॉइंट, ये फंक्शन जिस पे आप कॉल कर रहे हैं, ये अगर बटन क्लिक रहता, आप पेज लोड कीजिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कोड तो तब एग्जीक्यूट होगा जब आप बटन क्लिक कीजिएगा। विदाउट बटन क्लिक पे कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपने कोड लिखा है जो बटन क्लिक के लिए लिखा है। अभी हम इसमें ही बटन क्लिक लगा के देखेंगे। सो हमने क्या किया, ब्रेक पॉइंट, ये जितना भी है ना ब्रेक पॉइंट है, आप VS कोड में आइए। आप जनरली क्या होता है ना, VS कोड में जब कर्सर यहाँ ले जाते हैं ना, तो ये रेड कलर आता है, ये क्या है, ये सब ब्रेक पॉइंट है। हम लोग कोड को डिबग जो अभी ब्राउजर में कर रहे हैं, वो डिबगिंग हम VS कोड के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब VS कोड यहाँ कीजिएगा ना, तो ये सारा ये ब्रेक पॉइंट है। जो ब्रेक पॉइंट हम यहाँ लगा रहे हैं वही चीज वहां भी लगता है, तो कोड वहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब जब आप इसे रन करते हैं तो आपको क्या है कि कोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन है, स्टेप ओवर। स्टेप ओवर क्या करेगा, उस स्टेप को लैप्स करके आगे निकल जाएगा। जिसे कंटिन्यू मेथड, कंटिन्यू जो हम लोग लिखते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ते हैं, ब्रेक कंटिन्यू क्या करता है, आपके कोड को स्किप करवाता है। जहां पे भी कंडीशन मैच होता है वहां से कोड हमारा स्किप हो जाता है और स्किप होके नेक्स्ट पे प्रोसीड करता है। सो वही काम हमारा स्टेप ओवर करता है। स्टेप ओवर क्या करेगा, कोड आपका यहाँ से स्किप करवाएगा। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक कीजिए, आपको लगेगा कि वो कोड रन हो रहा है, बट एक्चुअली में स्किप हुआ है। क्योंकि अगर ये कोड हम लोग रन करते ना, तो स्टार्ट पे जाता, फिर एंड पे जाता, सब कुछ एग्जीक्यूशन का आउटपुट वहां दिखेगा आपको, बट वो स्किप हो जाता है, मतलब लाइन को छोड़ के आगे निकल गया। नेक्स्ट क्या है, स्टेप इनटू। इनटू क्या करेगा, उस मेथड के इसके अंदर, हर एक लाइन के अंदर जाएगा। दो चीज है, कंफ्यूजिंग क्या होता है, स्टेप इनटू एंड एक है स्टेप पे। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर टाइप का दिख रहा है, बट ये स्टेप इनटू क्या करेगा, आपको अगर कोई मेथड है, इनबिल्ट मेथड है, तो उसके अंदर भी वो एंट्री करते चला जाएगा, उसके अंदर भी जाएगा। बट स्टेप में जाते हैं तो ये क्या करेगा, उस स्टेप को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, आगे निकलेगा, उस मेथड के अंदर डीप में नहीं जाएगा। सपोज दैट कि जनरली अगर अरे डॉट पुश ही यूज कीजिए, सपोज आगे चल के कोई मेथड, लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए फिलहाल के लिए अरे डॉट, फिलहाल जस्ट वेट, देखिए अब आपको अगर एरे बनाना है तो ये ऑप्शन तो ये है कि डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट एक लगाइए, एरे बन गया, और जो मेथड लगाना है इस पे लगा दीजिए, और नहीं तो लेट वेर डॉट ये वो करके पूरा कीजिए। फिर एरे डॉट पुश नहीं ले रहा है, अंदर वैल्यू देना होगा क्या, चाहे ले रहा था डायरेक्ट भी, तो क्यों नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या होता है। लेट यहाँ घर जा रहे हैं क्या, एरे डॉट पुश कर दिए। अब क्या होगा, जब आप इस पे पुशिंग करते हैं कोड को, तो अगर आपने स्टेप इनटू लिया तो क्या होगा कि वो डेटा के अंदर आया, डेटा के अंदर आने के बाद पुश में गया, तो पुश मेथड फिर है, तो वो पुश के अंदर, जैसे आप इस पे कर्सर रखिए तो क्लिक कीजिए, तो क्या हुआ आपको यहाँ दिख रहा है, क्या दिखा आपको, पूरा उसका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। कैसे हुआ, आप इस पे जाइए, हटाइए, डेटा डॉट पुश, पुश पे कर्सर रखिए, कंट्रोल बटन ऑलरेडी हमें पता है, कंट्रोल प्रेस कीजिए और पुश पे, लोड होने में टाइम लगा रहा है, गया। अब इसको क्लिक कीजिए, अब जब क्लिक कीजिएगा ना, ये पूरा उसका लाइब्रेरी को ओपन कर देगा। ठीक है, सो ये पूरा यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि पुश मेथड वर्क कैसे करता है। सो पुश हुआ, ये डॉक्यूमेंटेशन से हम पढ़ सकते हैं। तो पुश करता क्या है, पुश कंबाइंड से 2 और मोर एरे, दिस मेथड से रिटर्न से न्यू एरे विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एरे, मतलब ये न्यू एरे को देगा, मॉडिफाई आपका ओल्ड एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। फिर है आइटम एडिशनल एरे और एंड आइटम टू एड द डेटा टू एंड ऑफ द एरे, यहाँ क्या है, डेटा को कहाँ ऐड करेगा, एंड पे करेगा। तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ से मतलब और भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में अगर पढ़ना है तो। ठीक है, तो ये हुआ। तो एक्चुअली जब हम स्टेप इनटू करते हैं तो क्या होगा ना कि डेटा पे गया, फिर उसके अंदर पुश पे जाएगा, फिर उसके अंदर के लाइब्रेरी में जाएगा, क्योंकि
आप क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसको स्टेप इनटू करने, मतलब अंदर जाते जाइए, लेकिन यही काम अगर आप स्टेप करते हैं तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो जस्ट क्या करेगा, टॉप लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस स्टेप को उसने फॉलो किया, कंप्लीट किया, नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं उसे कि आप अंदर जाओ, एंट्री करो, ठीक है। तो अगर सीन ये आता है कि मान लीजिए रियल टाइम में अगर हमें यूज करना है तो किसको यूज करें, स्टेप इनटू या स्टेप को, तो आप दोनों में से किसी को भी कीजिए। दिक्कत कहाँ पे होगा ना, कि अगर आपके पास बहुत सारा नेस्टेड मेथड लिखा हुआ है, आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दूसरा फंक्शन, उसके अंदर तीसरा मेथड, चौथा मेथड, मेथड के अंदर बहुत सारा है। अब जब आप स्टेप इनटू कर दिए गलती से, तो क्या होगा ना कि आप सारा मेथड को जब तक क्रॉस नहीं कीजिएगा, आप स्टेप बाहर निकल नहीं पाइएगा। तो हाँ, उसके लिए फिर आपको एग्जिस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, स्टेप इनटू कर रहे हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस टाइप से सब नेस्टेड है। तो उस केस में क्या होगा कि अंदर अंदर आपको जाते रहिएगा, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और सबसे घूमने के बाद सारा से बाहर निकलिएगा। तो वैसे केस में है ना कि हम लोग स्टेप इनटू ना करके स्टेप को कर लेते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर एंट्री नहीं करेगा, वो बाहर पे गया, एग्जीक्यूट किया, निकल गया, वो अंदर नहीं जाने वाला है। तो ये सीन है। तो आप दोनों में से कोई भी लीजिए, दोनों सही है, कुछ भी कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब आप सबसे गए और आपको बाहर निकलना है तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको है स्टेप आउट, ये क्या करेगा, करंट एग्जीक्यूशन से बाहर निकाल देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट है, ठीक है, स्टेप इनटू करते हैं, इनटू किए, कंसोल के अंदर आया, कंसोल के अंदर आपको आउटपुट दिखेगा, देखते हैं 2 दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट गए, रिकर्जन को कॉल किया, नेक्स्ट जाइए, ग्लोबल में कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। सो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डिबग करते जाइए और यहाँ पे कोड को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ कितना रहा है, क्या है, तो हर एक चीज को कर सकते हैं। अब एक बार स्टेप पे करते हैं, ठीक है। आपका जो वैल्यू चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप में स्टार्ट 4 एंड इंड इक्वल टू 10, तो ये सारा चीज, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कोड को डिबग करके करते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिबगिंग प्रोसेस। डिबगर को बंद कैसे करते हैं, सो यहाँ पे आपको ये जो बटन दिख रहा है ना रेड, पहले तो डिबगर जितना ब्रेक पॉइंट लगाए हैं सब हटा दीजिए। तो ब्रेक पॉइंट हटाने का 2 तरीका है, एक तो हम यहाँ से भी हटा सकते हैं, नहीं तो ये राइट साइड में आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ ब्रेक पॉइंट एक था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, सब हट गया, लेकिन पता नहीं यहाँ से सब हटता है कि नहीं हटता, ही नहीं कर सकता हूँ, शायद ये रह जाता है। तो यहीं से क्लिक मार दीजिए ना, सब हट जाएगा, हाँ वहाँ पे था वो, मतलब तो अब क्या है, हमारे पास कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। अब आपको स्टॉप करना है, अब यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर को देखिए, कॉर्नर पे जैसे ही कीजिएगा ना, वहाँ पे आपको एक बटन जैसा आ जाएगा, मतलब पाउस और प्ले का, वहां से वो बंद हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ मेन स्क्रीन पे भी जो आता है बटन। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कोड को डिबग कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगाकर। तो रियल टाइम में ब्रेक पॉइंट लगाइए, कोड को रन कीजिए, तब समझ में आएगा कि आपका एग्जीक्यूशन ब्रेक कहाँ हो रहा है। सो एक तो हुआ ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, डिबगर का। हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस भी लाइन पे आपको कोड को डिबग करना है, आप वहां पे डिबगर लगा दीजिए। मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसके पहले का एग्जीक्यूशन मुझे चेक करना है, यहाँ पे डिबगर लगा दीजिए, जस्ट डिबगर लिख दीजिए, बस हो गया। आप कोड को सेव कीजिए, आप सेव जैसे ही कीजिएगा, आप देखिए क्या होगा, डिबगर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, हमने कुछ किया क्या, कुछ नहीं। और ये स्टार्ट कहाँ हो जाएगा, और एक चीज और, वेट, इसको पहले बंद कीजिए, अभी आप कीजिएगा ना तो आपका डिबगर शो नहीं करेगा, नॉर्मल है। अब आप इंस्पेक्ट कीजिए और कंसोल ओपन कीजिए, कंसोल इन द सेंस सोर्स को ओपन कीजिए, ठीक है, ओपन हुआ। अब पेज रिलोड कीजिए एक बार, क्या हुआ, हमने डिबगर लिखा था, ये कंसोल ओपन करते ही ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक डिबगर को ऑन कर देगा, और लाइन आपका कोड स्टॉप हो जाएगा उसी लाइन पे जहां पे आपने डिबगर लगाया है। आपको यहाँ दिख रहा है लाइन नंबर 3, यहाँ पे हमने डिबगर लगाया था, कोड यहाँ स्टॉप हो गया। और अब क्या करेंगे, तो करना क्या है, जैसे ही आपका ये डिबग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, वैसे ही आपका ये सारा बटन जो है ना, स्टेप इनटू स्टेप ओवर सब इनेबल हो जाएगा। अगर डिबगर नहीं है तो ये इनेबल नहीं होगा। तो हम यहाँ से पाउस या जो भी है
कर सकते हैं। यहाँ पर है ना, ये पाउस हो रहा है शायद, हाँ। अब ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं या स्टेप इनटू कर सकते हैं, जो भी करना है। स्टेप आउट करते हैं तो वो लाइन पे जाएगा, वो आगे निकलता चला जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। सो अब क्या है, तो इस टाइप से डिबगर हमारा लग गया। अब आप नेक्स्ट जाइए, कहाँ गया, बाहर निकल जाइए। इसे भी एक से स्टेप और है बस। 10 हुआ, 11 हो गया, ठीक है। बाहर नहीं निकल रहा है क्या? हाँ जा तो रहा है। ओ फिर से लगता है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हटाइए कहानी। चलिए पाउस हो गया। हम लोग जब ये क्या था, हमारे पास यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा हुआ नहीं था, लेकिन हमने क्या किया था, डिबगर लगा दिया था। तो एक चीज ध्यान रहे, अगर आप रियल टाइम में काम कर रहे हैं, अगर आपने डिबगर कहीं लगाया है तो वो डिबगर आपको हटा देना चाहिए कोड कमिट करने के टाइम। जब आप कोड को पुश कर रहे हैं तो डिबगर हटा दीजिए। और खास करके कहीं भी डिबगर को ऐसे लिख के छोड़ा नहीं जाता है। इवन कंसोल, कंसोल भी हम लोग जो है ना, अभी पढ़ने के दौरान हम लोग लिख रहे हैं, बट रियल टाइम में कंसोल का यूज जितना होता है ना 1 से 2%, मतलब वो भी नहीं, 0.00 हम कहें उससे, तो कंसोल नहीं लिखना है। क्योंकि रियल टाइम में डेटा आपका सेव हो रहा है या यूआई पे जा रहा है, तो कंसोल यूज क्यों करेंगे, कोई नीड ही नहीं है। तो कंसोल हो गया या डिबगर हो गया। डिबगर का एक डिमेरिट है, डिमेरिट कहिए मेरिट कहिए जो भी, डिबगर क्या करेगा ना, आप कोड को जैसे ही अगर लिख देते हैं, ठीक है, इसके बाद कोड को सेव कीजिए। अगर आपका किसी ने कोड ओपन किया कंसोल देखने के लिए भी, ठीक है, हम लोग जस्ट कंसोल को ओपन करेंगे देखने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट आई, सोर्स ओपन हो जाएगा शायद, हो गया। अब इसको रन कीजिए। आप जैसे ही रन कीजिएगा ना, आपका डिबगर ऑन हो जाएगा। मीन्स अगर कोई आपका कोड को हैक भी करना चाह रहा है आपके वेबसाइट को, वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका यूआई पे तो डिबगर लगा हुआ है। उसे इनपुट फील्ड भी अगर रख दीजिएगा ना, तो वो इस पे क्लिक करना भी चाहेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ डिबगर लगा हुआ है। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। कौन सा वेबसाइट? गो, इंडिगो या एयर इंडिया, सेकंड, ना देखते हैं शायद। टिकट बुक करना है कि नहीं का तो बता दीजिएगा। कितने लोग पासपोर्ट अप्लाई कर दिए कल जो ज्ञान लिए थे? एक चीज देखिए, डिबगर जब आप ऑन कर दीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आपका कोड जो है उसी प्रोसेस में वेट करते रहेगा। आप देख रहे हैं पेज आपका लोड हो रहा है। क्या होता है, ये एग्जीक्यूशन को हमारा जो है ना स्टॉप कर देता है। तो इसलिए डिबगर लगाना नहीं चाहिए। मतलब कोड डिबग करने के पर्पस पे यूज करते हैं, फिर आप हटा दीजिए उसको, मत रखिए कोड डिबगर को खास करके। इसे हम मल्टीपल जगह लगा सकते हैं, जहां भी जरूरत है आप डिबगर लगा सकते हैं। आपको यहाँ डिबगर चाहिए, सपोज हमें यहाँ चाहिए, लगा दीजिए, आपको आ जाएगा। हिंट में आता है शायद, नहीं क्या है, बहुत स्लो चल रहा है। डिबगर सेमीकोलन, आप जहां जहां जरूरत है लगा दीजिए, कोड आपका वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ये ओपन हुआ क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके। और कौन कौन है? एयर कंपनी, एयरलाइंस की कंपनी है एक, इंडिगो, और कौन है? स्पाइस जेट, और दूसरा एक का वेबसाइट देखना था मुझे, ध्यान नहीं आ रहा है क्या है कंपनी। एयर इंडिया नहीं, इंडिगो भी नहीं,
शायद इंडिगो Star नहीं है Airways. क्या चीज Star Airways. नहीं जी वो नहीं लगता है वेट देखता हूँ ये क्या है क्या क्या करके रख दिया है तो पूरा लॉग को ये डिटेक्ट कर रहा है देखिए इसमें कितना कंसोल है पूरा कंसोल के अंदर डेटा ही डेटा सिर्फ आ रहा है दिख रहा है हर एक एक्टिविटी को लॉग हो रहा है बुकिंग विजेट लोडेड क्या क्या लोड हुआ होम पेज लोडेड कितना बजे लोड हुआ 15:06 को हुआ 10:22 4 सेकंड पे लोड हुआ यहाँ पे आपको डेटा आ रहा है दे रहा है अभी ये क्या है कस्टमर आईडी है ही नहीं अगर ये रहता तो आपको दिखा देता कस्टमर आईडी वगैरह जो भी है ये चीज फिर यहाँ पे बुकिंग सेक्शन रहा ये सारा चीज सोर्स में जाइए इसका 1 सेकंड ये वेबसाइट नहीं है वो वेबसाइट में था क्या ना कि लाइक उसने डिबगर को उसने ऑन करके छोड़ दिया था ताकि कोई उसका वेबसाइट को ओपन ही नहीं कर सकता है मैं अपना दिखाता हूँ नहीं लेकिन एक बार वो एक्चुअली उस एयरलाइंस का पिछले ही साल शायद उसका जो है ना मतलब लाइक किसी ने ओपन करके कंसोल और ये एप्लीकेशन टैब के थ्रू जो है यूजर ने डेटा निकाला था कुछ लाइक उसका कुछ लगेज वगैरह मिसिंग हुआ था तब उसने निकाला था डेटा वहां से पूरा जिस दिन उसने मतलब कंप्लेन किया था कि ऐसा ऐसा है तो उस दिन तक उसके कोड में डिबगर लगा हुआ नहीं था हम लोग चेक किए थे उस दौरान एक्चुअली लेकिन जैसे ही उसने ट्विटर और इंस्टाग्राम सब जगह मतलब डाला कि आपका वेबसाइट जो है कोई भी हैक कर लेगा क्योंकि वो डेवलपर था एक्चुअली जिसने वो निकाला था डिटेल तो जब उसने मतलब रेज किया ये कंसर्न तो क्या हुआ उसके बाद उसने क्या किया कोड में डिबगर लगा के उसने कोड को ब्रेक कर दिया मतलब स्टॉप कर दिया क्योंकि जैसे ही आप डिबगर लगाते हैं ना तो क्या होगा कि जैसे ही कोई किसी ने अगर सोर्स कोड आपका ओपन करना चाहा क्योंकि सोर्स कोड से होगा क्या सोर्स कोड से नहीं कुछ होने वाला है बट वो एप्लीकेशन टैब नेटवर्क टैब यहाँ पर जाकर अगर हम कुछ भी चेक करना चाहेंगे मीन्स यहाँ से अगर हम कुछ कुछ भी चेंज करना चाहेंगे आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका डिबगर ऑन रहेगा तो तो आप इनपुट फील्ड में अगर कुछ भी डालिएगा ना आप नहीं कर सकते हैं सीन ये होता है लेकिन वहां पे कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है एक्चुअली तो उसके लिए फिर आपको समझना पड़ जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ डिबगर का मैंने एक यूज किया था क्या हुआ लोडिंग हो रहा है मेरा एक डोमेन चलता है दूसरा डोमेन चलता ही नहीं है पैसा फालतू का वेस्ट होता है साइट कांट रीच सर हाँ मुझे भी डोमेन खरीदने हैं, इसका प्रोसेस बता दीजिएगा तो मुझे वेबसाइट एक बनानी है। वो बगल में दिख रहा है जो ट्रेन आ रहा है बगल में एक टिकट काउंटर है पूछिए जाके उसको बताएगा इसको वहीं इस पे बारे बुक में कैसे नॉलेज होगी? अरे वहीं पे बुक होता है आका देख पूछिए नहीं तो अब ऐसे वहां से वो खरीदे हैं अब है मिला था आपको वहीं पर ना सर वो वहीं पे सर जनरल टिकट जहाँ कटता है वही देते अच्छा वहां पे देखिए एक फॉर्म होगा भरने का नहीं सर वहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है वो डायरेक्ट जाके बोलिएगा तो वो दे देगा अच्छा डायरेक्ट मिल जाएगा ये नहीं ओपन हो रहा है अगर ये ओपन होता ना तो मैं शो करता हाँ बट ठीक है तो जनरली डिबगर के हेल्प से क्या करते हैं ना हम कोड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगर कोई केस सेंसिटिव या कुछ वैसा सीन रहता है ना कि जो आपका कोई कोड ओपन करके कुछ कर सकता है तो वैसे केस में हम डिबगर यूज करके कोड को ब्रेक कर देंगे कोड ब्रेक इन द सेंस कि कोई आपका कोड को ओपन नहीं कर सकता है ये चीज है ठीक है तो ये तो हुआ दूसरा स्टेप हमारा कि डिबगिंग करने का एक हुआ क्या कंसोल सेकंड हुआ ब्रेक पॉइंट यूज करके
थर्ड हुआ डिबगर टूल के ये डिबगर स्टॉप ये प्रोसेस लगाकर। नेक्स्ट आपका क्या है कि बहुत सारा ब्राउजर के अंदर भी डेवलपर डिबगिंग टूल्स होता है। जनरली आपको क्या होता है, क्रोम अगर आप ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, क्रोम के अंदर ओपन ब्राउजर, फ्रॉम द मेनू सेलेक्ट मेनू टूल और फ्रॉम द टूल्स चूज द डेवलपर टूल, ठीक है, एंड फाइनली सिलेक्ट द कंसोल। ये सब कंसोल को ओपन करने का ही तरीका है शायद। देखो क्या है, वेट, कहाँ पर जाना है, मोर टूल कहाँ पर है, मोर टूल, ओके डेवलपर टूल। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको कब हेल्प करेगा जो बताता हूँ, अगर किसी ने अपने वेबसाइट पे राइट क्लिक को डिजेबल कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कंसोल को राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं इंस्पेक्ट मोड में जाकर, बट अगर किसी ने इसको डिजेबल कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन, यहाँ जाइए, सॉरी ऊपर जाइए, मोर टूल्स में जाइए और यहाँ से डेवलपर टूल को ओपन कीजिए और कंसोल निकाल लीजिए। नहीं हुआ क्या, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, पता नहीं क्या। ओपन हो गया, क्योंकि ये सेक्शन जब ओपन हुआ तो यहाँ से तो हम सारा सेक्शन ओपन कर ले सकते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। सेकंड क्या है, अगर आप जब डिबग करते हैं कोड या कंसोल कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो इस स्क्रीन को देखने में थोड़ा सा हमें क्या होता है ना, डिफिकल्टी होता है कभी कभी। आप दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, ट्रिपल डॉट पे जाइए, ठीक है, आप इसको क्लिक कीजिए, डॉक साइड जो दिख रहा है आपको, ये क्या करेगा ना, आपके ये कंसोल वाला टैब को बाहर कर देगा। आया, ये एक अलग विंडो ओपन हो गया, दिख रहा है ना, ये आपका विंडो अलग हो गया और पीछे जो है ये अलग चल रहा है, मतलब दोनों सेपरेट हो गया। अब अगर सपोज हम मान लीजिए हम लोग CSS में ही कुछ चेंजेस करते हैं, बेट मान लीजिए यहाँ पे हमें इंस्पेक्ट करना है सपोज दैट किसी सेक्शन को, तो कैसे करेंगे, तो ऊपर जो बटन है उठाइए और जाइए, कहाँ पर है, चलिए कोई ले लेते हैं ग्राफिक डिजाइन जो लिखा हुआ है इसी को, आप यहाँ क्लिक किए, आप क्या हुआ, आपका इसमें यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्टाइल लगा लेते हैं, ऐसे नीचे है लगा हुआ क्या बैकग्राउंड वगैरह, नहीं बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड लगाते हैं कुछ, बैकग्राउंड कलर, सो रेड हो गया। सो ये वर्क कैसे कर रहा है, तो हमारे पास ये बगल में बाहर में डिबगर मीन्स है, जो हमारा डिबगर डेव टूल्स इसको बोलते हैं जनरली। सो डेव टूल्स जो है ये हमने बाहर में निकाल लिया और पीछे में हमारा ब्राउजर का सेक्शन हो गया। तो ऐसे करना क्या होता है ना, थोड़ा सा इजी हो गया। आप अभी देख सकते हैं, आपको एक पूरा स्क्रीन दिख गया और यहाँ पे बाहर में आपको स्क्रीन पूरा का पूरा बाहर में है। आप इसको बड़ा करना है आप कर लीजिए, इवन आपको सोर्स पे जाके यहाँ पे आपको चेक करना है आप कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि आपको पूरा क्या हुआ, पूरा का पूरा एरिया ही मिल गया, समझ गए। तो ये ऑप्शन है। अब इसे हम लोग पीछे ले जाएंगे तो कैसे, मतलब ये हमने बाहर निकाल लिया, अब हम चाहते हैं कि उसके साथ फिक्स कर दे फिर से, जैसे वो एक लैपटॉप आता है ना जिसका स्क्रीन डिटैच होता है, वो उसी टाइप से। तो मान लीजिए इसको फिर से जोड़ना है, तो क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट पे जाइए और इसी पे क्लिक कीजिए। नहीं हुआ क्या, एक सेकंड, ओह सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, इस पे नहीं क्लिक कीजिए, ये कोई इस सेक्शन वाले पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उस पे जब कीजिएगा तो बाहर निकालने का सेक्शन है, तो बाहर तो निकल चुके हैं आप, ठीक है। जब आप उस पे कीजिएगा आपका फिर से वो उसी स्क्रीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, समझ गए। तो ये एक तरीका होता है हम लोग कंसोल ओपन करने का, डिबगर का। ये किसका विंडो आ गया, सारा वही आ गया क्या। सो ये हुआ कि हम डेवलपर टूल ओपन कैसे कर सकते हैं क्रोम में, ओपेरा, अलग अलग डिफरेंट ब्राउजर के केस में। नीचे आपको लाइक जस्ट जावास्क्रिप्ट कोडिंग कन्वेंशन है, लाइक कोडिंग हमें क्या क्या चीज करना चाहिए। एक बार मैं जाऊंगा क्विकली जाऊंगा क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो नेमिंग कन्वेंशन सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाइट स्पेस, इंडेंटेशन, कमेंट्स जो भी है ये सब हमारा रूल्स एक तरह से है, उसे हमें सही से रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कोड जो हमारा होना चाहिए रीडेबिलिटी होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल फंक्शन ये सब बना रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए,
कि ताकि कोई भी उसे पढ़ के वो इजीली समझ जाए। मेक कोड मेंटेनेंस इजियर, आप कोई कोड लिखिए, ऐसा लिखिए कि जिसे कोई मेंटेन करना बहुत इजी हो जाए। लाइक फंक्शन एक बना रहे हैं, फंक्शन को ब्रेक करके रखिए, थोड़ा थोड़ा बनाइए। ये नहीं कि सारा कोड एक मतलब 50 लाइन का कोड आपने एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, ऐसा कहीं मत करने चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में ले जाइए। मल्टीपल फंक्शन बनाइए, कोई इशू नहीं है, बट हाँ नेमिंग कन्वेंशन उसका एक अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल के केस में क्या होगा, कभी भी हमें वेरिएबल जब बनाते हैं डिक्लेरेशन जरूर डालिए। वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर डालिए, रिजर्व कीवर्ड मत डालिए, ठीक है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन टाइप है लेट वार कॉन्स्ट, ट्राई कीजिए कि वार को हम जितना हो सके ना इग्नोर, मतलब नहीं यूज करें। 0.05% पॉसिबल है उतना ही यूज कीजिए, 95.5% जो भी कहिए उतना यूज लेट एंड कॉन्स्ट पे जाइए, ठीक है। वार को जितना हो सके नहीं के बराबर। कोड इंडेंटेशन, कोड अगर आप लिख रहे हैं, आपका कोड जो है प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए। हो सकता है कि आपका वीएस कोड में कोड फॉर्मेटिंग ना भी हो, ठीक है। तो देखिए कोड फॉर्मेटिंग के लिए जनरली अगर आप कंपनी में भी वर्क करते हैं तो आपको कोड फॉर्मेटिंग के लिए एक टूल्स आता है। क्या होता है, कैसे निकालते हैं टूल्स? टूल्स क्या होता है, मार्केट एक्सटेंशन पे जाइए, मैं यहाँ से बता देता हूँ, मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, पता नहीं आप लोग में है या नहीं। तो यहाँ पे जाके सर्च कीजिए प्रीटियर, PRETT, ये आ रहा है प्रीटियर, आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है ना आपको ये प्रीटियर यूज करते हैं। प्रीटियर यूज कीजिए, आपका सारा कोड को जो है ना ये फॉर्मेट कर लेगा। अब क्या है, अब आप कोड फॉर्मेट करने के लिए जैसे आप करते हैं सेम वही कीजिए। कहाँ गया, फॉर्मेट, फॉर्मेट हो गया। लेकिन अगर आप फॉर्मेटिंग के दौरान आपको कहीं पे होगा, हाँ नीचे में मेरा दिख रहा है प्रीटियर, आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपके पास अलग अलग बहुत अलग कोई डिफरेंट और भी रहेगा तो आपको यहाँ शो करेगा कि क्या लिस्ट में है, ठीक है। तो प्रीटियर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जनरली जितना भी है कोड को आप यूज करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और सेकेंड चीज, कोड कहीं भी फॉर्मेट कीजिए, अगर आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे उस प्रोजेक्ट पे मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं, कभी भी पूरा कोड को फॉर्मेट मत कीजिए। कारण क्या है, अगर आपने कोड फॉर्मेट कर दिया, एक माइनर स्पेस भी चेंज हुआ ना, वो न्यू चेंज में डिटेक्ट कर देगा। इसलिए कभी भी हम लोग कोड को फॉर्मेट जब करते हैं, पूरा कोड कभी नहीं, खास करके जब आप कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे कैसे। सपोज दैट ये जो कोड है मान लीजिए पूरा गंदा तरीका से अरेंज किया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से पूरा इसका अरेंजमेंट है, या ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए, उसे मत करने जाइए कुछ भी छेड़छाड़। बट हाँ अपना कोड को देखिए, आप जो नया पुश कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोड ऐसे कर दिया और ये मेरा ये सेक्शन मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, आप सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट कीजिए, फॉर्मेट सिलेक्शन कीजिएगा, पूरा कोड को चेंज मत करने जाइए, आप अपना सेक्शन पे भागीदार हैं, ठीक है। तो खास करके जब ये प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कंपनी लेवल पे तो ये चीज फॉलो करना चाहिए, कभी भी पूरा कोड नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट रूल, आप कभी भी कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लाइक कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, डिक्लेरेशन किए हैं, एरे बनाए, कुछ भी बनाए हैं, कुछ क्या रूल्स है, ऑलवेज यूज सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट विथ सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। पुट द ओपनिंग ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन खत्म हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट डालिए, क्लोजिंग ब्रैकेट डालिए, जो भी चीज रिक्वायर्ड है। यूज वन स्पेस बिफोर द ओपनिंग ब्रैकेट, स्पेस जरूर यूज कीजिए। क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया वहां पे कीजिए। डू नॉट एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट विथ ए सेमीकोलन, कभी भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को सेमीकोलन से फिनिश मत कीजिए। ये हुआ लूपिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट रूल, ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं तो प्लेस द ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लेस द ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द सेम लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट नेम, जहां पे आप ऑब्जेक्ट नेम लिखे हैं ना इसी लाइन पे रख दीजिए ओपनिंग ब्रैकेट को, बट ये चलेगा, इस कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सब प्रीटियर जो है आपको मतलब कोड फॉर्मेटिंग जो होता है वो हेल्प कर देता है। लाइन लेंथ, कभी भी कोड हम लिख रहे हैं एक लाइन में ज्यादा कोड लिखने मत चाहिए, एक लाइन में मैक्सिमम
80 कैरेक्टर से ज्यादा लेकर मत जाइए कोड लाइन लेंथ, ठीक है। सेकंड चीज, कोई फाइल अगर आप बना रहे हैं, जनरली हम लोग तो अभी मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का फाइल लिख रहे हैं, बट कोई भी फाइल आप बना रहे हैं ना, 200 या 200-300 लाइन का कोड से ज्यादा लिखने मत चाहिए। 200 से ज्यादा लाइन हो रहा है, आप दूसरे फाइल क्रिएट कीजिए, दूसरे फाइल पे बनाइए। तो ये चीज है। फिर नेमिंग कन्वेंशन हो गया, ठीक है। लोडिंग जावास्क्रिप्ट, HTML जावास्क्रिप्ट लोड करने के लिए हम लोग पढ़े हैं 3 वेज। एक विदाउट कुछ भी, लाइक जस्ट स्क्रिप्ट टैग। सेकंड क्या पढ़े थे, याद है किन्हीं को? जावास्क्रिप्ट टैग को हम लोग जब HTML में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं साथ में? नहीं याद, डिफर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? डिफर के बाद सिंक, ठीक है। तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, एसिंक, डिफर, बट एसिंक, डिफर एंड विदाउट एनीथिंग। डिफर जो है आपको ज्यादा बेहतर है। क्यों है, हमें आगे शायद मिलेगा या पता नहीं, पहले हो चुका है, नहीं कह सकता हूँ। हाँ, डॉम में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, HTML एक्सटेंड। HTML कंटेंट को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? चलिए, सबसे कॉमन है। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन। सो नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द फाइल, ये सब है। तो ये सब हमारा प्रॉपर होना चाहिए। यूज लोअर केस फाइल नेम, जब भी फाइल बनाइए लोअर केस यूज कीजिए। और खास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैमल केस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल, अवॉइड न्यू कीवर्ड, अवॉइड डबल इक्वल टू, अवॉइड इवैल्यूएट फंक्शन। ओके, ये सब जो है ना, लाइक इसे अवॉइड करना चाहिए, ट्राई कीजिए यूज ना करने का। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो गया, लेट a इक्वल टू 10, जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसे हमेशा टॉप में रखिए। ये नहीं कि कहीं भी घुसा के दे रहे हैं, नहीं, टॉप में रखने का प्रयास कीजिए, ज्यादा बेहतर है। इनिशियलाइजेशन, इट इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज द वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर देम। अगर आपने उसको डिक्लेयर किया है, कोई वेरिएबल अगर आप बना रहे हैं लेट x, तो x को इनिशियलाइज जरूर कीजिए, आइदर 0 कीजिए, ट्रू कीजिए, एम्प्टी कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, यहाँ दोनों हो रहा है, ठीक है। सो डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं कॉन्स्ट से कीजिए, अगर आपने एरे बनाया कॉन्स्ट से कीजिए। डो नॉट यूज न्यू ऑब्जेक्ट कीवर्ड, न्यू कीवर्ड के हेल्प से कभी भी ऑब्जेक्ट एरे को क्रिएट मत कीजिए। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, नॉर्मल इस टाइप से आप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन कीवर्ड, ठीक है। सो बिहेवियर ऑफ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, जहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है वो क्या क्या है, लेट एक्स इक्वल टू हेलो है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसको अगर आपको क्या करना है, चेंजेस टाइप ऑफ एक्स टू ए नंबर, एक्स को क्या कर रहा है, नंबर में चेंज कर दिया। कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स को ऊपर में स्ट्रिंग असाइन किया और नीचे में जाके हमने एक्स को नया वेरिएबल क्रिएट मतलब प्रोवाइड कर दिया, टाइप आपका चेंज हो गया। तो ये सब चीज से हमें बचना चाहिए, देखना चाहिए। यूज ट्रिपल इक्वल टू कंपेरिजन, जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं ना, ट्रिपल इक्वल टू को यूज कीजिए। यूज पैरामीटर डिफॉल्ट, जब भी आप फंक्शन क्रिएट किए हैं तो पैरामीटर अगर पॉसिबल है आप यूज कर सकते हैं। आप डिफॉल्ट पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं, लाइक हमने y लिया, y को हमें कोई वैल्यू नहीं देना है, आप अनडिफाइंड दे सकते हैं, मतलब अंदर में जाके हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, y का मान लीजिए कि वैल्यू आ रहा है, हो सकता है कि y का वैल्यू आगे चल के ना आ रहा हो, ठीक है, या कहीं पे आगे प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, y को उसने अनडिफाइंड चेक कर लिया, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल है, डिफॉल्ट कीवर्ड है तो हमें देना चाहिए, अवॉइड नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बुलियन, एज ऑब्जेक्ट। एज ऑब्जेक्ट जहां भी आए बात है, तो ऑब्जेक्ट से दो चीज हमें एक चीज समझ में आता है, एक करली ब्रैकेट जिसे जनरली हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे ही आए न्यू कीवर्ड को आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड से जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक अगर आपने स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग है, न्यू स्ट्रिंग, तो ये जो स्ट्रिंग बन रहा है ना उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। और खास करके हमें जो न्यू कीवर्ड के हेल्प से स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट या नंबर, ये सब का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इशू कुछ नहीं होगा, इशू ये है कोड पढ़ना थोड़ा सा कहेंगे कि डिफिकल्टी हो जाएगा, मीन्स आपको लग रहा है कि एक लाइन है पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस उसका ये क्या होगा, इफेक्ट होगा, तो इसलिए हम लोग जनरली नहीं करते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है
डिक्लेयर दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड प्रोड्यूस नेस्टी साइड इफेक्ट। तो एग्जीक्यूशन स्पीड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इसलिए मत यूज कीजिएगा। जनरली जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, एक्सीडेंटली यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। जनरली असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, डबल इक्वल टू डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने x इक्वल टू 10 डाल दिया, हो सकता है आगे कंडीशन ये फॉल्स हो गया या कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, जनरली ये हम कर सकते हैं। बट अगर हमने यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल टू 10 कर दिया, ये तो गलत है पूरा का पूरा, क्योंकि है क्या, x इक्वल टू 10 ये वैल्यू थोड़ी ले रहा है, करेक्ट। सो कभी भी हम जो करते हैं एक्सपेक्टिंग लूज कंपैरिजन मतलब क्या, डबल इक्वल टू, हमें जब भी करिए ट्रिपल इक्वल टू को लेके जाइए। कंफ्यूजिंग एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन, जनरली हमें कंफ्यूजन क्या होता है कि हम एडिशन कर रहे हैं या कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 + 5 एडिशन या कॉन्कैटिनेशन, जा रहा है क्या, या सब सो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एडिशन प्रोसेस हो रहा है, बट ये कॉन्कैटिनेशन कब होता है, जब स्ट्रिंग के साथ ये हम प्रोसेस को करने जाते हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्लोट, ब्रेकिंग ए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, नया लाइन में जावास्क्रिप्ट बीएलओआई टू ब्रेक द न्यू लाइन टू टू लाइन, ठीक है, सब सेमीकोलन, रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ, ब्रेकिंग ए रिटर्न स्टेटमेंट, इट इज डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट बिहेवियर टू क्लोज स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द लाइन। बिकॉज ऑफ दिस, these two एग्जाम्पल, क्या है इसमें, मुझे तो कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, हाँ अंतर है, सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेमीकोलन लास्ट में नहीं है, ठीक है, और नीचे में आपको दिख रहा है ये सेमीकोलन है। तो जब भी हम कोड लिखे सेमीकोलन लगा दीजिए, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। और ऐसा कुछ इसमें याद करने वाला चीज नहीं है। हाँ, ये क्या है, एक्सेसिंग एरे विथ नेम्ड इंडेक्स, कहीं भी हम ये एरे को नेम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं क्या, उसके पास नेम होता भी है या नहीं। दो चीज होता है, की एंड वैल्यू के, ऑब्जेक्ट एंड एरे में डिफरेंस क्या है, एनीवन, ऑब्जेक्ट एंड एरे में डिफरेंस, इंडेक्स होता है एंड ऑब्जेक्ट में की वैल्यू। और कोई, सर okay. ऑब्जेक्ट, सबसे सिंपल, बोलिए। सर ऑब्जेक्ट में हमें की और वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है, और एरे जो है, ठीक है, एरे 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 में सिर्फ हम इंडेक्स देकर काम कर सकते हैं, और वैल्यू सिंगल वैल्यू देकर विदाउट किसी चलिए की को दिए हुए। चलिए सारा सही है, इसको डिफाइन कैसे करना है, हमें एक लाइन में करना है अगर तो, एरे एंड ऑब्जेक्ट को, इसको अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा, क्या करेंगे, एरे को क्या बोलते हैं, नंबर्ड इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि एरे के पास 0 1 2 3 इंडेक्स वैल्यू होता है, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, नेम्ड इंडेक्स, क्यों, क्योंकि इसके पास की होता है, विद द हेल्प ऑफ की एक्सेस करते हैं हम लोग, करेक्ट। यहाँ अगर जाइए, ये दिख रहा है पर्सन 0 लिखा हुआ, पर्सन 1 पर्सन 2, ये सब क्या है, नंबर्ड इंडेक्स को यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यही चीज ऑब्जेक्ट रहता तो क्या होता, यहाँ 0 के बदले में क्या लिखा था, जीरो के बदले में की लिखते, मतलब क्या हुआ कि हमने नेम को पास किया ना इंडेक्स में, 0 जो है वो हमारा एज ए इंडेक्स है। तो अगर हम 0, अगर सपोज इस एरे से डेटा निकालना है अगर, तो आप क्या कीजिएगा, पर्सन 0 दीजिएगा, तो 0th पोजीशन पे जो रहेगा अवेलेबल मिलेगा ना, अगर 0th पोजीशन का जो डेटा है वो हमारा मिल जाएगा। सेम काम अगर हम ऑब्जेक्ट में करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे की पास करेंगे, करेक्ट।
यहाँ आपको दिख रहा है कि जो पहले जो जीरो था एरे के केस में, ऑब्जेक्ट के केस में जीरो के बदले क्या हो गया, की हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नेम्ड इंडेक्स आ गया, और पहले वाला क्या था, नंबर्ड इंडेक्स था। क्लियर। तो इसलिए अगर एक्सप्लेन करना है ना तो सबसे अच्छा आंसर, मतलब एक तरह से कहेंगे कि अच्छा आंसर है, आप क्या बोलिए, एरे को नंबर्ड इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट को नेम्ड इंडेक्स। आपको ये मिल जाएगा एरे और ऑब्जेक्ट जहां पढ़ाया हुआ है ना जो टॉपिक, वहां पे आपको ये लिखा हुआ है। देखिए बताने के लिए हम बता सकते हैं एरे जो है हेट्रोजेनियस है, कंटेनिंग ऑफ डेटा और क्या क्या वो सब जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारा पढ़े हुआ है, तो कुछ भी बता सकते हैं, सारा सही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अनडिफाइंड इज नॉट नल। अगर आप अनडिफाइन कर रहे हैं ना, अनडिफाइंड जो है क्या है, नल, नॉट नल के बराबर नहीं है, ये नल नहीं है। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड जो है एक डेटा टाइप है, या जब उसको वैल्यू नहीं आप दिए हैं। लेकिन नल का मतलब क्या होता है, नल मीन्स तीन चीज है जावास्क्रिप्ट में, याद रखिएगा, अनडिफाइंड, नल, नैन, ठीक है, ये चीज ध्यान होना चाहिए। अनडिफाइंड, नल, नैन, ये तीनों कीवर्ड आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाइएगा ना, ये तीन कीवर्ड से पक्का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो बताइएगा, नल, नल मीन्स, नल मीन्स नथिंग, ठीक है, नल मीन्स क्या होता है, नथिंग होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है। तो अनडिफाइंड को हम वैल्यू के टाइप पे भी ले सकते हैं, लेते हैं जनरली। ये तो हुआ बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, डिबगिंग कैसे करते हैं, कैसा लाइन लिखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कोड का परफॉर्मेंस को सही कैसे करेंगे। सपोज दैट हमें क्या करना है, कोई कोड लिखना है जहां पे दिया हुआ है, हाँ ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये फॉर लूप लिया हुआ है नॉर्मल सा। फॉर लूप में क्या दिख रहा है आपको, आई कंडीशन को वेरीफाई किया है एरे डॉट लेंथ से, कोड तो सही है लिखा हुआ। उसी कोड को दूसरे ढंग से लिखा गया, एरे लेंथ को क्या किया उसने, वेरिएबल के साथ असाइन किया, ठीक है, और फिर फॉर कंडीशन के अंदर जहां पे लेंथ को मैच करवाना था एरे डॉट लेंथ को, उसने क्या किया, एल को पास किया, ठीक है। इसे अंतर कुछ नहीं है, अंतर दोनों सेम जैसा है, बट उससे कुछ बेनिफिटेड है। क्या है, एक तो कोड आपको दिखने के लिए क्लीन है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सो द बैड कोड एक्सेस द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे ईच टाइम द लूप इज इटरेटेड। मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस कोड में, क्या होगा जब आप कोड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, लेंथ जो है हर एक बार जितना बार वो लूप चलेगा उतना बार वो एरे का लेंथ को निकालेगा बार बार, करेक्ट, क्योंकि आप लूप के अंदर रखे हैं। बट वही काम हम लोग सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट लाइन जब कोड एग्जीक्यूट हुआ, एरे डॉट लेंथ को इसने फाइंड आउट कर लिया कि एरे का डेटा कितना है, लेंथ कितना है, 10 है। 10 किसको दे दिया, एल को दे दिया। अब एरे डॉट लेंथ, अब जब फॉर लूप चलेगा, अब डेटा किससे निकालेगा, फॉर लूप में एल से निकालेगा। अब ये बार बार एरे के पास क्यों जाएगा लेंथ को कैलकुलेट करने, समझ में आया सीन या नहीं। तो इसलिए कहीं भी हम कोड लिखेंगे ना, तो हमें इस टाइप से क्या करेंगे, क्लीन कोड लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आप बार बार क्या कर रहे हैं, कोड को भेज रहे हैं किसको, एरे के पास, चेक कराने के लिए जस्ट लेंथ को। रेडियस डॉम एक्सेस, आप ये जो डॉम का जो एक्सेस जो करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब जितना हो सके कम यूज कीजिए, क्योंकि बार बार आप क्या कर रहे हैं, HTML को कॉल कर रहे हैं। आपका जब तक अगर सपोज दैट ब्राउजर पेज लोड होने में देर लग गया HTML कोड को, तो आपका ये ब्रेक कर जाएगा, उस समय तक आपका ये ब्लॉकेज हो गया। सो इसलिए accessing the HTML DOM is very slow compared to the other JavaScript statement. If you expected to access DOM element several times, access it once and use it as a local variable. आपको अगर सपोज बार बार इसको एक्सेस करना है, आप उसको एक्सेस करके वेरिएबल को दे दीजिए, और वेरिएबल क्या करेगा, बार बार उसको यूज कर लेगा, मतलब वेरिएबल से आप यूज कर ले सकते हैं।
इन प्लेस ऑफ दिस वे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल से नहीं करके हम बार बार डॉम से ही जाकर कांटेक्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हर एक बार लिख रहे हैं। अब वो क्या करेगा, बार बार उसके पास जाएगा, डेटा को पेज कराएगा, तब वो आपके पास आएगा। इतना क्यों जाइएगा करने। तो ये कोड में अंतर क्या है, ये दोनों कोड में कोई बता सकते हैं, ये कोड में हुआ क्या है? कौन बताइएगा, कौन कौन अवेलेबल है? ओके अश्विनी, इस कोड में क्या लिखा हुआ है? सर एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद में आईडी लेकर उस आईडी को हेलो प्रिंट करने के लिए दे दिया गया। ओके और कोई? देखिए क्या हुआ है, जनरली जब हम यही लाइन को अगर लिखेंगे, कहाँ गया जावास्क्रिप्ट, ये लाइन को जनरली कैसे लिखते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, करेक्ट, डेमो पास कीजिए, डॉट इनर HTML इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको ये जो डेमो नाम का जो आईडी है जिसे एक्सेस करवाना है, ये टेक्स्ट पास करने के लिए ही आप क्या कीजिएगा, इसको बार बार कॉल कीजिएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप ये चीज देखें कि ये डेमो नाम का जो आईडी तक जा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अगर आप ये लाइन को फॉर लूप के अंदर डाल दीजिए, हमें तो पता है कि हम लोग रिकर्जन किए हैं, सॉरी क्या एडिट हो जाता है, ये लाइन है, ये लाइन पे आपको क्या दिख रहा है कि जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार इसको कॉल करेगा, मतलब उतना बार ये कहाँ जाएगा, HTML पेज पे जाएगा, बार बार ये पेज को टच करेगा HTML। तो एक काम क्यों ना करें कि जो इनर HTML तक का जो कोड है, इनर HTML के बाद का कोड, उसे हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब ये कोड हमने सेपरेट कर दिया, फिलहाल इसको कमेंट करते हैं। तो ये लाइन क्या करेगा, ये आपका HTML को टैग करके डेटा को निकाल दिया, इसको हम लोग बाहर चले जाते हैं लेके, मतलब फॉर लूप से बाहर कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास फॉर लूप तो नहीं है, बट इफ कंडीशन के कारण बार बार लूपिंग होगा ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको बाहर ले लिया और इसको किसी वेरिएबल बना दीजिए, लेट ओबीजे डेटा इक्वल टू। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपका ये जो बार बार जो डॉम को आप टारगेट करने जाते, डेमो नाम के आईडी को सर्च करने जाते, अब आप सर्च नहीं करने जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, जब भी जरूरत है ना तो जस्ट आप ओबीजे डेटा को ले लिए। यही बताया जा रहा था वहां पे कि क्या करना चाहिए, हमें वेरिएबल में एक असाइन कर देना चाहिए। हमने क्या किया, एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, और अब क्या करेंगे, उस वेरिएबल को जहां यूज करना है आप कर लीजिए, कर सकते हैं। ऐसा कोई अंतर है क्या, जो लाइन नीचे लिखे थे डेमो के बाद डॉट इनर HTML लिखते, वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है, कोई अंतर ही नहीं है इसमें, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डेटा डॉट इनर HTML इक्वल टू टेक्स्ट। अब क्या होगा, अब जब ये लूप चलेगा किसको टारगेट करेगा, मीन्स ये इनर HTML के लिए किसके पास जाएगा, ये जाएगा ऑब्जेक्ट डेटा के पास, और ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, पहले से ही वो लाकर बैठा हुआ है। वो क्या किया, उसने डेमो को एक बार ले आया था और वो बैठ गया, अब क्यों जाएगा वो बार बार लाने, समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, हमारा स्पीड प्रोसेस जो है हमारा इंक्रीज हो गया, क्लियर। सो ये हुआ। नेक्स्ट, रेड्यूस डॉम साइज, कीप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द HTML डॉम स्मॉल, जितना हो सके
हम स्मॉल में लेके चलेंगे ताकि हमारा डॉम साइज जो ब्राउजर जो है ज़्यादा बड़ा ना करें, उसको एक तरह से प्रॉपर रखें। दिस विल ऑलवेज इम्प्रूव पेज लोडिंग एंड स्पीड अप रेंडरिंग पेज डिस्प्ले स्पेशली फॉर ए स्मॉल डिवाइस। ये सारा इशू कब होगा? जब आप छोटे डिवाइस पे काम कर रहे हैं। बड़ा डिवाइस तो मैनेज कर लेगा, बट छोटा डिवाइस पे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लगेगा। तो एवरी अटेम्प्ट टू सर्च द डॉम लाइक गेट एलिमेंट टैग नेम विल बेनिफिट फॉर ए स्मॉल अटेम्प्ट। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये अगर आप स्मॉल डिवाइस पे जाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड हो जाएगा। डोंट क्रिएट न्यू वेरिएबल इफ यू पुट डोंट प्लान टू सेव वैल्यू। अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और आपका कोई प्लान नहीं है कि उसमें वैल्यू पास करेंगे या कुछ भी, मत क्रिएट कीजिए फालतू का ज़्यादा। डिले जावास्क्रिप्ट लोडिंग, जावास्क्रिप्ट लोडिंग को डिले पुटिंग योर स्क्रिप्ट एट द बॉटम। अगर आपने बॉटम में कर दिया ऑफ द पेज है, लेट्स द ब्राउजर लोड द पेज फर्स्ट while JavaScript is downloading. The browser will not start any other downloads. In addition of all the parsing rendering activity might be blocked. HTTP specifications define the browser should not download more than one component in parallel. Parallelly एक component को लोड करेगा, either HTML को लोड करे, JavaScript लोड करे या CSS को लोड करे, कोई एक ही करेगा, वो सबको नहीं करेगा क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है? यूज है डिफर इक्वल टू ट्रू। तो डिफर को जैसे ही हम करेंगे तो डिफर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट स्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द पेज हैड फिनिश्ड पार्सिंग बट इट विल ओनली वर्क फॉर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। किसके लिए? एक्सटर्नल स्क्रिप्ट के लिए ये वर्क करेगा। अवॉइड यूजिंग विथ कीवर्ड, विथ कीवर्ड को यूज मत करने चाहिए। इट हैज नेगेटिव स्पीड ऑन द इफेक्ट ऑन द स्पीड। नेक्स्ट रिजर्व कीवर्ड, इस तो हम लोग को पता है। तो ये सब रिजर्व कीवर्ड या जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कोई याद करने का चीज नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको ये सब याद हो जाएगा। ये सब चीज कैसे यूज करते हैं, क्या है नहीं है सब। एक्सेस शायद दिया हुआ होगा, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा डिबगिंग प्रोसेस। एक डिबगिंग और है जो हम लोग VS कोड के अंदर ही करते हैं, तो वो डिबगिंग जो है एंगुलर में हम लोग उसको समझेंगे। जो अभी डिबगिंग कर रहे हैं ना, ये डिबगिंग आपको एंगुलर हो, कोई भी लैंग्वेज है, आप सारा में होगा। आप मान लीजिए कल जावा पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, वहां भी आप डिबग कर सकते हैं, बट वहां पे आप ब्राउजर में डिबग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ब्राउजर सपोर्टेड लैंग्वेज नहीं है ना, लाइक जावा पाइथन, तो आप वहां नहीं कर सकते हैं। ये सीन है, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग आगे देखेंगे उसको। बट ये सब चीज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये सब चीज को थोड़ा प्रयास कीजिए कि अपने डे टू डे एक्टिविटी में उसको लाने का। तो इससे क्या होगा, उससे हमारा हैबिट बनते चला जाएगा, क्योंकि ये सब याद करने का चीज नहीं है। जैसे जैसे हम यूज करते हैं वैसे हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।